को नमन करते हुए मैं कुछ बातों को आप लोगों के समक्ष रखूंगा। और आज ये जो सबसे बेहतरीन समय है, सबसे खास समय है, और ये जो खास समय लाने के लिए हमारे जितने भी जो जंबाज साथी हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस प्रोग्राम को यहाँ पे संपन्न कराने के लिए बहुत मेहनत की, उन तमाम साथियों का मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोगों के काम करने की वजह से समय में बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। और यहाँ पे आप लोग इस माहौल को चार चांद बनाने में बहुत अच्छी तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पे समर्थन इकट्ठा हुआ है। आप तमाम जंबाज साथियों के सम्मान में एक बार आप लोगों से जोरदार ताली की गुजारिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब एक चीज कहते थे, बड़ी गंभीरता के साथ में समझिएगा इस बात को। वो कहते थे कि दुनिया में शिक्षित वो है जो गलत चीज का विरोध कर सके और सच का समर्थन कर सके। आज पूरे जशपुर जिला में 9 लाख लोगों की आबादी है। ये जो हमारा भीड़ है, ये दुनिया का वो भीड़ है जो जुल्म से टकराने का हिम्मत करता है और सच का साथ देने के लिए, सच को स्थापित करने के लिए प्रण है। मैं ऐसे जंबाज साथियों के समक्ष अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं, बहुत ही अपने आप को बड़ा महसूस कर रहा हूं आज मैं, क्योंकि मैं जिंदा दिल लोगों के साथ में हूं। मैं कांसीराम साहब एक चीज कहते थे, जिंदा लोगों को जगाया जाता है और मुर्दों को दफनाया जाता है। कांसीराम साहब, आप जिंदा लोग हैं और आप जिंदा लोगों को के सम्मान में एक बार जोरदार तालियों की अपील करूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो साथियों, ये जो हमारा भारत देश है, भारत देश में हमारे एससी कैटेगरी के लोग हैं, एसटी कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, और ये जो एससी एसटी ओबीसी से धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी है, ये भारत की आबादी का मामला है। और बड़ी षड्यंत्र के साथ में ये जो भारत के जो मालिक हैं, मालिक लोगों को बेवकूफ बनाया गया, मालिक लोगों को बेवकूफ बना के शोषण किया गया। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं वामन मेश्राम साहब का, भारत मुक्ति मोर्चा का, जिन्होंने पूरा भांडा फोड़ के पूरे लोगों को जागरूक करने में कामयाब हो गया। ये हमारा भारत मुक्ति मोर्चा संगठन। साथियों, अभी देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से कुछ बातों को स्पष्ट करूंगा। मैं छोटा सा उदाहरण क्या है, बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। अभी मामला ऐसा है कि ये जो कांग्रेस है और जो भाजपा है, ये आपके साथ में कैसे गुणागणित खेला, और जब उनका गुणागणित फेल हो गया तो ईवीएम के माध्यम से कैसे चुनाव जीत रहा है। मैं इसके संदर्भ में अपनी बात को रखूंगा। हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, और ज्यादातर जो आदिवासी लोग जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, जो ईसाई धर्म को मानते हैं, वे लोग कांग्रेस को ज्यादातर लोग समर्थन में देते हैं। और हमारे भारत देश में जो हमारे मुसलमान साथी हैं, वे कांग्रेस को साथ सहयोग देते हैं। मैं तुलना करके बता रहा हूं, आपने इसके बारे में बढ़िया से गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं तुलना करके बता रहा हूं, आप लोगों को बहुत सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वो बात क्या है, देखिए, हमारे जो मुस्लिम साथी हैं और हमारे जो आदिवासी ईसाई लोग हैं, इन लोगों को ये जो आरएसएस के लोग हैं और इनका जो प्रचार तंत्र कैसे बेवकूफ बनाया। इन्होंने ये बोला ईसाइयों को कि आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी है, ये थोड़ा सा बदमाश टाइप का पार्टी है, ऐसा बोला गया। और इतना प्रचार किया गया कि हमारे लोगों को वाकई में लगा कि आरएसएस और जो भाजपा है, वो पूरी तरह से ईसाई विरोधी प्रोपोगंडा करता है, ईसाई विरोधी कानून बनाता है, ईसाइयों के खिलाफ में, मुसलमान लोगों के खिलाफ में एक्शन लेता है। ऐसा दबा के प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में दूसरा प्रचार और किया, और वो दूसरा प्रचार है कि कांग्रेस सही है।
आरएसएस को और भाजपा का दुष्प्रचार किया गया, और वही विदेशी ब्राह्मणों का जो पहली पार्टी है कांग्रेस, उसको वोट देने के लिए तैयार कर दिया गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी कि ये जो डिमोकरण होता है, जो जहर होता है, वो ये बताया प्रचार में कि इसको पियोगे तो मरोगे, है ना। लेकिन उन्होंने चुपचाप से बोला कि चूहा का जो जहर है उसको पियोगे तो नहीं मरोगे। ऐसा अब बताओ, जहर तो जहर होता है ना यार, जहर तो जहर होता है ना। और जो ब्राह्मणों का पार्टी है तो ब्राह्मणों का पार्टी है ना, चाहे आप उसको कांग्रेस के नाम से जानो या भाजपा के नाम से जानो। तो साथियों, जो ईसाई है और मुसलमान है, पूरा ताकत लगा रहा है। क्या लगा रहा है? पूरा ताकत लगा रहा है। क्या करवाने के लिए? कांग्रेस को जितवाने के लिए पूरा ताकत लगा रहा है। और जो ब्राह्मण धर्म को मानता है, जो हमारे आदिवासी भाई है, हमारा ओबीसी भाई है, वो पूरा ताकत लगा रहा है भाजपा को जिताने के लिए। अब इधर से सीन को देखो, मजेदार। दोनों पार्टी ब्राह्मणों की है। एक खेमा बट गया जो कांग्रेस को जिताने में ताकत लगा रहा है, और दूसरा ब्राह्मण धर्म को मानने वाला खेमा है, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगा। दोनों ताकत लगा रहा है। कोई भी जीते, कांग्रेस जीते या भाजपा जीते, दिल्ली का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, कौन बैठ रहा है भाई? कौन बैठ रहा है? ब्राह्मण ही तो बैठ रहा है, ब्राह्मण ही बैठ रहा है। मैं षड्यंत्र समझा रहा हूं। इतना भयंकर चाल खेला, और ये जो चाल का जो खुलासा है वो भारत मुक्ति मोर्चा कर रहा है। दूसरा संगठन जो 6 लाख संगठन है जनाब, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, 6 लाख संगठन है भारत में। 6 लाख संगठन की औकात नहीं है, 6 लाख संगठन की औकात नहीं है जो विदेशी ब्राह्मणों को विदेशी ब्राह्मण बोल सके। वो औकात भारत मुक्ति मोर्चा के पास में है, वो औकात भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के पास में है। आप लोगों ने बहुत सभा अटेंड किया होगा, ऐसा सभा कभी आपने अटेंड किया है क्या? 6 लाख संगठन की औकात नहीं है, और जहां पे 6 लाख संगठन घुटना टेक देता है साहब, उस जगह से भारत मुक्ति मोर्चा शुरू होता है। इसलिए सबक सीखो। ये जो कांग्रेस है और ये जो भाजपा है, ये विदेशी ब्राह्मणों की पार्टी है। आप कितनी ताकत लगाओगे, सेंट्रल में दिल्ली का जो गद्दी है साहब, जहां से आपके विरोध में कानून बनता है, ले दे के विदेशी ब्राह्मण ही बैठना है। इसलिए सबसे पहले काम करना है, विदेशी ब्राह्मणों की जो पार्टी है कांग्रेस और भाजपा, इसको छोड़ना है। पहला काम क्या करना है? कांग्रेस को और भाजपा को छोड़ना है। अगर आप भाजपा और कांग्रेस को अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने घर के बच्चों का कब्र खोद रहे हैं। आप अपने बच्चे का कब्र अपने हाथ से खोदने का काम कर रहे हैं। मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूं कि पूरे भारत देश के अंदर में एक भी निर्दयी पिता नहीं है, एक भी निर्दयी चचा नहीं है, एक भी निर्दयी भैया भाभी नहीं है, एक भी निर्दयी दादा दादी नहीं है जो अपने सगे बच्चों का जीते जी कब्र खोदे। लेकिन अनजाने में कांग्रेस और भाजपा को साथ देके आप लोग कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। मैं रूपनारायण का आप लोगों से अपील करता हूं कि कम से कम अपने बच्चों पर रहम खाइए और कब्र खोदने का काम मत कीजिए। और इसका सीधा सीधा सा सवाल है साथियों, सीधा सीधा सा मतलब है कि हमको कांग्रेस और भाजपा का साथ छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इतना छोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? पूरा छोड़ना है ना, पूरा छोड़ना है। कांग्रेस और भाजपा का साथ छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। पहला है सबक। नहीं छोड़ेंगे तो ये बेईमान लोग, ये विदेशी यूरेशिया के लोग क्या कर रहे हैं सुनो। वो ये कर रहे हैं, ये धरती बेच दे रहे हैं, ये गगन बेच दे रहे हैं, आपके घर के लाशों का कफन बेच रहे हैं। और साथियों उससे भी बढ़कर दो बात आगे, आपका पहना हुआ चड्डी भी बेच देंगे, वो भी बिना धोए। इतना बेईमान है लोग, इतना बेईमान है लोग। तो साथियों गौतम बुद्धा, तथागत गौतम बुद्ध एक चीज बोलते हैं, अब तर्क करना सीखिए। ज्यादातर हमें
हमारे लोगों के घटनाक्रम को मैं बता रहा हूं। एक आदमी आता है, प्रभावशाली आदमी आता है, और प्रभावशाली आदमी क्या बोलता है कि तू हर कांग्रेस के, ऐसा बोलता है हमारे लोगों को। तो हमारा आदमी, हाँ हमारे कैसा बोलता है, वहां पे गौतम बुद्ध का फार्मूला लगा दिया जाए, हमारा कैसे, हमारा कैसे, हमारा हुल्लू परिया से कैसे, एक शब्द है हुल्लू परिया से आप ही कहे, तो गौतम बुद्ध का फार्मूला लगा दिया जाए कि हमारा कैसे। हुल्लू परिया का मतलब क्या 70 साल होता है भाई, 1952 से तो चुनाव शुरू हुआ है ना, तो 1952 से चुनाव शुरू हुआ है भारत में, 1950 में संविधान लागू हुआ, 1947 में अंग्रेज विदेशी चले गए, ब्राह्मण विदेशी सत्ता को काबिज कर लिए। तो ये जो 1952 के बाद में जो कांग्रेस को, आदिवासियों को बोला गया कि ये आपका पार्टी है, ये हुल्लू परिया से आपका है, मैं कहना चाहता हूं 70-72 साल वाला जो समय होता है उसको हुल्लू परिया बोला जाता है क्या, कि 100-2 साल पीछे वाला बात को हुल्लू परिया बोला जाता है। साथियों, तर्क करना दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी होती है। मुसलमान साथियों को बोला गया कि कांग्रेस आपका है, और मुसलमान साथियों को मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं मैं, कि जब अंग्रेजों का गुलाम भारत था उस समय मुसलमान लोगों की जो समस्त आबादी का 32% हिस्सेदारी शासन और प्रशासन में था, 32% हिस्सेदारी। और जैसे ही प्रचार में लाया गया कि कांग्रेस आपका है क्योंकि कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, ऐसा बोल के आपके दिमाग में गलतफहमी का बीज बोया गया। साथियों, अभी पिछले समय पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, रमन सिंह जो कांग्रेस की सरकार का मुख्यमंत्री था छत्तीसगढ़ में, उन्होंने रामगमन पदभूमि बनाने का काम किया। मैं समस्त मुसलमान साथियों से बोलना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने मोहम्मद पैगंबर पदगमन भूमि बनाया क्या, बनाया क्या? मैं सरना धर्मियों को पूछना चाहता हूं, सरना गमन पदभूमि बनाया क्या? काहे का सेक्युलर भाई, काहे का सेक्युलर? सेक्युलर का मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष बोल के कांग्रेस को प्रचार प्रसार किया गया, धर्मनिरपेक्ष बोल के छत्तीसगढ़ का सरकार बनाया गया, और मुख्यमंत्री सीएम बनने के बाद में, मुख्यमंत्री बनने के बाद में भूपेश बघेल ने रामगमन पदभूमि में बनाया। यह तमाम मुसलमान साथियों के गाल पे जोरदार तमाचा है, और तमाम आदिवासियों के गाल पे जोरदार तमाचा है। इस तमाचा से सबक सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? इस तमाचा से सबक सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? साथियों, यह है बात, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, 6 लाख संगठन की औकात नहीं है जो बात हम बता पाएंगे। पूरे भारत के अंदर में अगर आप आजाद होना चाहते हैं, आप अगर अपने बच्चों को समान अधिकार देना चाहते हैं, तो आपके पास में अंतिम विकल्प है, और उस विकल्प का नाम है भारत मुक्ति मोर्चा। इसके अलावा किसी संगठन की औकात नहीं, किसी संगठन की औकात नहीं कि आपको जागरूक बना सके, किसी संगठन की औकात नहीं है कि विश्लेषण करके बातों को बता सके। मेरी बातें समझ में आ रही ना माता लोग, समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से हमारे लोगों को बर्बाद करने का काम किया गया। प्रचार इनका आपके फेवर में होता है, प्रचार को सुन के हमारे लोग बिल्कुल फूला ना समाते हैं, प्रचार को सुन के फूला ना समझते हैं, फूला ना समाते हैं, खुशी के मारे पागल हो जाते हैं हमारे, सिर्फ प्रचार को सुन के। आदिवासियों को बोला गया जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, फूल के पूरा पाव रोटी जैसा फूल फाड़ गए। हमारे अध्यक्षता साहब करने वाले साहब घोषणा करिए। यूनुस सिद्दीकी और विपिन अवस्थी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो साथियों, इस तरीके से इनका षड्यंत्र है, इस तरीके से इनका षड्यंत्र है। ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को मैं बता रहा हूं ताकि यहां से जाने के बाद में आप धोखे में ना रहे। पहली बात, आपके पड़ोसी धोखे में ना रहे। दूसरी बात, आपके रिश्तेदार धोखे में ना रहे। तीसरी बात, पहली बात, आप धोखे में ना रहे, आपके पड़ोसी धोखे में ना रहे, आपके रिश्तेदार धोखे में ना रहे। तो साथियों, ये है मामला, ये इसको समझना बहुत जरूरी, इसलिए यह बात बताया जा रहा है। ये बात इसलिए आपको बताया नहीं जा रहा है कि अरे बड़ा मजा आया भाई वहां पे जाके सुनने के बाद में, ऐसा बात नहीं है। साथियों, हमारे बीच में, हमारे भारत में 6 लाख संगठन का जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा के साथ में डायरेक्ट होता है। इसके वजह से अक्सर आप धोखा खाते हैं। हमारे आदिवासी के बहुत सारे संगठन हैं,
आदिवासियों के बहुत सारे संगठन है, उसी तरह पूरे दावे के साथ में कह सकता हूं कि हमारे मुसलमान साथियों के भी बहुत सारे संगठन होंगे, लेकिन परिणाम नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेगा। अभी पिछले समय पे हमारे विपिन अवस्थी साहब किधर है? इधर है। ये हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। तो पिछले समय पे सेंट्रल से ओबीसी के लिए कार्यक्रम घोषित हुआ था, निर्धारित हुआ था, और जशपुर में हमने उस काम की जिम्मेदारी ली हुई थी और हम लोग ओबीसी के बीच में जाके काम कर रहे थे। आप लोगों को सुन के हैरानी हो जाएगा, काम करने का तरीका कैसा होता है, अलग संगठनों का कैसे होता है, आप इसको गौर से समझिए। तो उन्होंने बोला कि हमारे ओबीसी लोगों की लड़ाई चालू है। क्या बोल रहा है? हमारे ओबीसी लोगों की लड़ाई चालू है। मैं बोला कि किनके अध्यक्षता में आपकी लड़ाई चालू है? तो हमारे जितने भी जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, वे सभी लोग इकट्ठा होके रमन सिंह के पास में गए थे। मैं बोला बे साला बोका, जो आदमी तुमको लूट रहा है उसी को साला तुम अध्यक्ष बनाओगे, उसी के दिशा निर्देश में तुम दिल्ली जाओगे, तुम्हारा लड़ाई कभी अंजाम में पहुंचेगा क्या? कभी अंजाम में नहीं पहुंचेगा। और ये जो ईवीएम की जो लड़ाई जो चल रही है, ये ईवीएम की लड़ाई मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, सोशल मीडिया में रिकॉर्ड हो रहा है मेरा बात, ये ईवीएम की जो लड़ाई है, ईवीएम को बंद करने का जो ताकत और जो क्षमता है, भारत मुक्ति मोर्चा के अलावा किसी के पास में है ही नहीं। हमारे बहुत सारे साथी लोग, कच्छप साहब बात कर रहे हैं आपस में, क्या बात कर रहे हैं? पूरा वकीलों का संगठन उतर गया, अभी तो ईवीएम बंद होके रहेगा। तुलना बता रहा हूं, समीक्षा बता रहा हूं, बड़ी गंभीरता से समझिएगा बात को। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग उतर गए और ईवीएम बंद होगा ऐसा दावा किया जा रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा का मैं पिछले 9 साल से कैडर हूं, लगातार प्रशिक्षण लेकर मैं अपने दिमाग को ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूं दिन रात। हमारी समीक्षा क्या बोलती है? जो बार एसोसिएशन होता है, जिसमें वकील लोग उस बार एसोसिएशन का मेंबर होता है, बार एसोसिएशन मेंबर का जो बार एसोसिएशन जो होता है, वकीलों का जो संगठन जो बार एसोसिएशन, उसका अध्यक्ष ब्राह्मण है। ब्राह्मण अपने खिलाफ में आंदोलन को सफल होने देगा? सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो ब्राह्मण है। आप लोगों को लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज है, अरे भैया सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो बाद में है, पहले वो विदेशी ब्राह्मण है। बार एसोसिएशन वकील लोगों का जो संगठन है, बार एसोसिएशन सेकेंडरी आइटम है, पहले नंबर पर लोग विदेशी ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणों की एक विशेषता है, गंभीरता से समझो, वो अपने पद के साथ में, अपने अधिकार के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में गद्दारी कर सकता है, लेकिन समाज, अपने ब्राह्मण समाज के साथ में गद्दारी नहीं करता है। और हमारे समाज के जो बैल लोग हैं, उन लोग क्या करता है? समाज से गद्दारी करेगा और दुश्मन को साथ देगा। नहीं तो किसी की औकात है कि 3.5% आदमी 85 आदमी की पिटाई कर सके? किसी की औकात है क्या? ये मैं हमारे समाज की बुलबकाई बता रहा हूं। मैं सुधारो जाके और उनको सही करो। दुनिया में 3.5% आदमी 85 लोगों की कुटाई कर ही नहीं सकता, लेकिन ये विदेशी ब्राह्मण कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको सच्चाई पता नहीं है, आपको सच्चाई पता नहीं है, इसलिए ऐसा कुटाई हो रहा है। सच्चाई को पकड़िए, सच्चाई को समझिए, सच्चाई को समझेंगे साथियों, किसी की औकात नहीं है, क्योंकि संविधान आपके फेवर में है। ये डिलिस्टिंग का 6 नंबर पे मुद्दा है, इसके संदर्भ में मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा आपको। डिलिस्टिंग के मामले में अभी आरएसएस है ना, भारतीय जनता पार्टी और जनजाति सुरक्षा मंच, ये जो एक ही संगठन है, 3 अलग अलग नाम है। ये ऐसा प्रोपोगंडा भी फैला रहा है कि ये जो ईसाई हैं, इनको अभी हम लोग डिलीट करेंगे। किसमें से डिलीट करेंगे? अनुसूचित जनजाति से डिलीट करेंगे, ऐसा प्रोग्राम चल रहा है। मैं तमाम हमारे आदिवासी समाज के लोग जो जाने अनजाने में जनजाति सुरक्षा मंच, आरएसएस और भाजपा का समर्थन गलती से कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं भाई, जानबूझ के कोई भी आदमी अपने बच्चे का कब्र नहीं खोदेगा, गलती से खोद लेगा अलग बात है। तो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे वीडियो को देखने वाले तमाम मेरे आदिवासी भाइयों को एक चीज कहना चाहता हूं मैं, ये विदेशी ब्राह्मणों के षड्यंत्र में मत फंसना।
जनजाति सुरक्षा मंच को समर्थन देने वाले, आरएसएस को समर्थन देने वाले, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले मेरे तमाम मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों से मेरा अपील है, उनके चक्कर में मत फंसना। तो करना क्या है, मैं वामन मेश्राम साहब से मैं इजाजत मांगूंगा। मैं वामन मेश्राम साहब से इजाजत मांगूंगा। किस चीज का इजाजत मांगूंगा मैं? क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉ है, ये जो अंतरराष्ट्रीय जो हमारे पास में एक कानून है जिसको बोला जाता है साथियों, कच्छप साहब क्या बोला जाता है सर? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ, जो 192 देश उसके मेंबर है, वहां पे एक नियम बना हुआ है। बड़ी गंभीरता से सुनना मेरे युवा साथी लोग, बहुत काम आएगा। ऐसा बात बताने का जिगरा ना हर किसी के पास नहीं होता है। वो सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लोग ऐसी बात बता पाएगा, दूसरा आदमी डर के मारे बता नहीं पाएगा। हमारा डर खत्म, सच्चाई शुरू। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कानून बनाया, 152 देश को मीटिंग लगा के। कानून क्या है? कोई भी बाहरी आदमी, कोई भी विदेशी आदमी आज के समय में किसी दूसरे देश में राज नहीं कर सकता, शासन नहीं चला सकता, ऐसा कानून बना हुआ है। कानून हमारे फेवर में है। ये जो विदेशी ब्राह्मण हैं, ये यूरेशिया के लोग हैं। कहां के लोग हैं? ये विदेशी लोग हैं। क्या है? डिलिस्टिंग तो हम लोग इनका करेंगे, डिलिस्टिंग हम इनका करेंगे, क्योंकि तुम विदेशी आदमी हो, तुमको भारत में शासक बनने का कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कानून आपके फेवर में है। अगर डिलिस्टिंग अगर होना है तो किसका होना है? थोड़ा सा आवाज, मैं बहिरा आदमी हूं, मैं कम सुनता हूं भाई, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं। डिलिस्टिंग किसका होना है? ब्राह्मणों का। डिलिस्टिंग किसका होना है? ब्राह्मणों का। और जितने भी जो आदिवासी ईसाई धर्म को स्वीकारे हुए हैं, मैं आप लोगों के सम्मान में एक चीज बोलना चाहता हूं। मैं संविधान का अनुच्छेद 25 आपके फेवर में है और आप चाहे तो किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, संपूर्ण आजादी है। आरएसएस से देश नहीं चलता है, जनजाति सुरक्षा मंच से देश नहीं चलता है, भाजपा से देश नहीं चलता है। देश किससे चलता है? संविधान से चलता है, और संविधान हमारे फेवर में है। इसलिए साथियों, अपने अपने जगह पे काम कीजिए। वामन मेश्राम के नेतृत्व में अभी पूरा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चल रही है। वामन मेश्राम के नेतृत्व में अभी पूरे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चल रही है। और 2024 में जशपुर के 5 अक्टूबर 2023 का कार्यक्रम में माननीय वामन मेश्राम साहब ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, 2024 में इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकता है, ऐसा बोला है। वो किस विश्वास पे ऐसा बोला है? वो आपके विश्वास पे ऐसा बोला है, आपको देख के ऐसा बोला है। उसे विश्वास है कि मेरे जशपुर के कार्यकर्ता बीजेपी को 2024 में सत्ता में आने से हर हाल में रोक पाएंगे। यह विश्वास के साथ में आपको बोला है। मैं आप लोगों को जानना चाहता हूं, मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए तैयार हैं? थोड़ा सा भैया, जिसका आवाज अपने साथ में नहीं होता तो पूरी दुनिया उसके साथ में कैसे होगा? जोरदार बुलंद आवाज में, क्या 2024 में आप बीजेपी को रोकने के लिए तैयार हैं? क्या आप ईवीएम को फोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप दिल्ली के प्रोटेस्ट में जाने के लिए तैयार हैं? साथियों, अगर आप तैयार हैं तो विदेशी ब्राह्मणों की औकात नहीं है कि ईवीएम से चुनाव करवा सके और 2024 में सत्ता पे काबिज हो सके, ऐसा बिल्कुल ही औकात नहीं है। इसलिए साथियों, आप लोग कमर कसो। मेरे जितने भी जो नौजवान साथी हैं, उन तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि वो जवानी किस काम का है जो आंदोलन में काम ना सके, है ना? और वो शरीर का खून पानी है जो अपनों के लिए खौल ना सके साथियों। इसलिए सभी नौजवान साथियों से अपील है कि आप अपना कमर को कसिए और आंदोलन के मैदान में उतर जाइए, क्योंकि भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है साथियों, ये वो संगठन है साथियों जिसको कानून और संविधान के दायरे में लड़ाई लड़ने में महारत हासिल है।
और लोकतंत्र में जानकारी और सही बोलने की ही सब कुछ है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लोकतंत्र में जानकारी और बोलना यही सबसे महत्वपूर्ण बात है ना। तो मैं इसी के संदर्भ में एक चीज कहना चाहता हूं कि AK-47 की गोली फीकी पड़ जाती है, AK-47 की गोली फीकी पड़ जाती है जब भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बोली चलती है। आप तमाम साथी लोग भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, एक बार अपने सम्मान में जोरदार ताली, अपने सम्मान में। और साथियों, ईवीएम को फोड़ना है ना, तो इसके संदर्भ में छोटा सा मैं गाना गा रहा हूं, मैं आप लोग अपनी जगह से ताली बजाइए। ईवीएम को फोड़ना है, देश को बचाना है, ईवीएम को फोड़ना है, देश को बचाना है, ईवीएम को फोड़ना है, देश को बचाना है। रोक बहार के पोलिंग बूथ में ईवीएम को फोड़ना है। तुम तो ठहरे मूल निवासी, तुम तो ठहरे मूल निवासी, ईवीएम को फोड़ोगे। संविधान, लोकतंत्र खतरे में, खतरे को हटाना है। तुम तो ठहरे मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी।